अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। मुजाहिद साहब अपनी मसरूफियत की वजह से आज हाजिर नहीं हो सके, इसलिए ये प्रोग्राम करना आज मेरी जिम्मेदारी और ये मेरे लिए एजाज़ की भी बात है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की तौसी के मामले पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ और काबीना के इजलास में आज ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हो गया है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के हवाले से एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और उस ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को तौसी दी जाएगी और इस मामले पर चेयरमैन नैब की तौसी के मामले पर अपोजिशन से किसी भी किस्म की बात करने की कोशिश की भी नहीं की जाएगी और ना ही जरूरत पड़ेगी। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम बयानात मुतादिद तौर पर देख चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में कि इस तरह के किसी भी मामले में हुकूमत का साथ ना देने का वाज़े तौर पर दोनों पार्टियों की जानिब से ऐलान किया गया है और उनका यह कहना है कि इस गुनाह में हम शामिल नहीं होंगे। ये मामला किस तरह हल होगा और क्या हुकूमत इस मामले को खुश असलूबी से हल कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जनाब लतीफ़ आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के और काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं और कई अहम मालूमात भी हैं आपको। लतीफ़ आफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। ये मामला जो है आपको लगता है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए, सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत बज़ाहिर तौर पर आराम से और आसानी से हल कर सकती है? हुकूमत तो अपने तौर पर समझती है कि ये मसला इसी तरह हल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मसला मजीद पेचीदा होगा, इसमें पेचीदियाँ पैदा होगी। कानून में ये है कि अपोजिशन से मशवरा करके चेयरमैन नैब का तयन किया जाता है। इससे हुकूमत की बदनीयती भी जो है वो अपोजिशन कहेगी कि ये बदनीयती पर मबनी कानून है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस ये पास करेंगे तो इस मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन को बड़ी शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। तो इसको एक्सटेंशन देना, ये एक तरफा ट्रैफिक चलाना है। तो मेरे ख्याल में अदालत अपोजिशन लाजमन इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई करेंगे और वो कहेंगे कि ये चेयरमैन पहले से हमें कबूल नहीं, इसके हक में ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत की बदनीयती है, क्योंकि ये हुकूमत के अहकाम को बजा लाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तरीका गलत है। कानून में जो तरीका दिया गया है उसी पे अमल करना चाहिए और इसी तरीके से उस तरीके से एक आसानी ये भी हो जाएगी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत का आगाज होगा। इस मसले पे बातचीत करेंगे और फिर दूसरे मसाइल पे भी बात हो सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत गलत कर रही है, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा लतीफ़ आफरीदी साहब, एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस आता है और चेयरमैन नैब को तौसी मिल जाती है, उसके बाद अपोजिशन का क्या किरदार देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो? अपोजिशन की तरफ से तो यही इल्जामात लगाए जाएंगे कि चूंकि ये चेयरमैन नैब जो है ये हुकूमत के हर हुक्म को बजा लाता है, उनके सरकारी लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता और अपोजिशन वालों के खिलाफ फौरी तौर पे कदम उठा लेता है। इसलिए वो इसके खिलाफ अपने तौर पे जो कुछ तहरीक चला सकते हैं, शायद इसके खिलाफ एजुकेशन भी करेंगे और साथ ये है कि दूसरा जो आसान तरीका है वो उसमें अदालत को भी इसको चैलेंज करेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस है जिसके जरिए इसके उम्र में या इसको तोसी दी जाती है कि ये बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत के ये चेयरमैन हुकूमत बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हुकूमती बदनीयती इसके अंदर शामिल है। लतीफ़ आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमको ज्वाइन किया है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, लतीफ़ आफरीदी साहब ने जैसे कहा कि इस ऑर्डिनेंस के इजरा में हुकूमत की बदनीयती शामिल हो सकती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अपोजिशन के पास क्या क्या इस हवाले से कुछ इख्तियारात होंगे? क्या इस ऑर्डिनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट से कोई रिस्पांस आ सकता है? जाया तो जा सकता है, बदनीयत हो सकती
ऐसा नहीं, बदनीयती के मबनी है ये सब कुछ, मगर होगा कुछ भी नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में जो है ना, ये प्रोविजन जो है मौजूद नहीं थी इसमें, जो कंसेंट वाली प्रोविजन की अपोजिशन लीडर और कंसेंट करेंगे, ये तो नहीं। एक्सटेंशन वाली जो है ना, वो एक्सटेंशन वाली उसमें शायद ओरिजिनल टेक्स्ट में मौजूद थी, मगर अब ये जाहिर है ऑर्डिनेंस जो है ना, वो भी एक वैलिड कानून साजी होती है बदनीयती के पीछे जो भी हो, मगर ऑर्डिनेंस में जो किसी की अपॉइंटमेंट होती है या जिसको एक्सटेंशन मिलेगी वो अफेक्टिव हो जाएगी और वो कहेंगे कि ये वैलिड। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी आवाज़ सही तरह मौसूल नहीं हो रही, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता आपसे बहाल करें। लतीफ़ आफरीदी साहब, जैसा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा, अब अपोजिशन को आने वाले दिनों में सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है और चेयरमैन नैब जो है उनको तौसी भी मिल जाती है। पार्लियामेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अपोजिशन जो है वो खटखटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की जाने से आप समझते हैं कि कोई रिस्पॉन्स भी आ सकता है? रिस्पॉन्स तो ये है कि अपोजिशन वाले अब वहाँ क्या केस पेश करते हैं, डिपेंड करता है कि वो इस ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हैं, क्योंकि नैब के कानून में ये बात मौजूद है कि अपोजिशन और सरकार जो है आपस में मशवरा करके किसी चेयरमैन पे मुतफिक होंगे। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें एक्शन ले सकता है और इसको चैलेंज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ आफरीदी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे और कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे। और लतीफ़ आफरीदी साहब ने जैसे कि कहा कि हुकूमत की बदनीयती जो है वो नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन का इस हवाले से कैसा रद्दअमल सामने आता है। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज एक बयान दिया गया है और बयान वज़ीर-ए-आज़म ने यह दिया है कि मुल्क में महंगाई की जो ये लहर है ये आर्जी है, जल्द मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। किसी भी मीडियम पर अगर बात की जाए, सोशल मीडिया, रेडियो, अखबार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अंदर अगर आवाम का रद्दअमल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्श है। आवाम ये कहते हैं कि अगर ये महंगाई की लहर आर्जी है तो तवील लहर कैसी होगी, क्योंकि 3 साल से जो महंगाई की लहर है उस पर आवाम का रद्दअमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जारिहाना नज़र आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज आवाम से फिर कहा है कि महंगाई ख़त्म होने में देर नहीं है, ये देर पा महंगाई नहीं है और इस पर जल्द काबू पा लेंगे। इतनी बड़ी बात वज़ीर-ए-आज़म ने कैसे कह दी? देखिए, अगर आप पिछले 2 साल का हिसाब निकालिए तो 2 साल में वज़ीर आज़म साहब ने कोई 2 दर्जन अपनी काबीना की मीटिंग्स की हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ टॉपिक था महंगाई को कम कैसे किया जाए। अगर पिछले 2 साल का हिसाब लें तो जो बाकी वज़रा हैं उन्होंने कोई तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसमें यकीन दिलाया अवाम को कि महंगाई को कम किया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल में लाया जाएगा। तो अगर तारीख सामने रखी जाए तो पिछले 2 साल से ये दिलासे दिए जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो खाने की जो खुराक की महंगाई है, जो खुराक की कीमतों में अफरात-ए-ज़र नज़र आ रहा है, वो तो आम महंगाई से कहीं ज़्यादा है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद-ओ-शुमार पिछले हफ्ते दिए हैं, उसके मुताबिक जो खाने पकाने की जो खाने की चीज़ें हैं, जो खुराक की अशिया हैं, उनमें साल भर में तकरीबन 14 से 15% जो है वो इजाफा नज़र आया है। और डॉक्टर साहब, अगर डॉलर की कीमत की बात की जाए तो आने वाले दिनों में और इम्कानात ऐसे ही लग रहे हैं कि 200 से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या आप समझते हैं कि आवाम को घबराना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि करेंसी को उसकी पेशीन गोई करना कि वो कहाँ जाने वाली है, कितने अरसे में जाने वाली है, ये निहायत ही मुश्किल काम है। इसमें कोई शक नहीं कि मई में रुपया और डॉलर की जो पैरिटी थी वो 152 रुपए की थी, अब वो 173 से भी तजावुज़ कर रही है, यानी कि कहीं 20-21 रुपए 4 महीनों में गिर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो अक्टूबर 4 के बाद जो हमारे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं IMF के साथ, अगर IMF का पैकेज हमें मिल जाता है और उस पर कोई इतनी सख्त शराइत नहीं होती तो रुपया जिस तेजी से गिर रहा है शायद फ्यूचर में वो रफ्तार ना रहे।
और डॉक्टर साहब, एक और चीज़, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा है, ये महंगाई भी आवाम से वसूल की जा रही है और ये इजाफा भी आवाम पर मुंतकिल किया जाता है। तो आपको लगता है कि IMF के कर्ज़ों की अदायगी का एक तरीक़ाकार है जो हुकूमत फॉलो कर रही है? देखिए, जो जून में हमने बजट ऐलान किया था, उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था मार्च 24 तारीख को, उस वक्त डॉक्टर हफीज शेख साहब थे और IMF के दरमियान। वहां पे 610 अरब रुपए इकट्ठा करना था। PDL जो हम कहते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी कि जो टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, हम 2 अरब लीटर जो है सालाना इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये था कि 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगना था। PDI की हुकूमत ने पहले 3 महीने जो गुजरे हैं इस फाइनेंस के माली साल के, उसमें सिर्फ 5 रुपए जो टैक्स है वो लगाया है। अब ये डिपेंड करता है कि IMF हमें कितनी छूट देती है। मुझे खदशा इस चीज का है कि बहुत बड़ा टैक्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम और डीजल की मसनूआत के ऊपर, और साथ साथ आलमी मंडियां भी बढ़ रही हैं। $80 से तजावुज कर गया है जो ब्रेंट क्रूड कहलाता है। तो एक महंगाई का नया तूफान जो है वो मेरा खदशा है कि सामने आ रहा है। और डॉक्टर साहब, हालिया दिनों में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी UN असेंबली के इजलास में गए थे और अमरीकी दौरे में उन्होंने कई गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकातें की थी। आपकी नज़र में ये मुलाकातें कितनी सूदमंद हो सकती हैं? और क्योंकि अमरीकी सेनेट में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, तो पाकिस्तान तो इत्तेहादी मुल्क था, आप समझते हैं कि इत्तेहादी होने का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जो जिसका आपने जिक्र किया, जो अमेरिका की सेनेट में जो बिल प्रपोज किया गया है वो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने किया है। हुकूमत वहां पे इस वक्त जो है वो डेमोक्रेट्स के हाथ में है। तो एक तो मामला ये है कि मेरे ख्याल में ये बिल जो है ये पास होता हुआ मुझे नियर फ्यूचर में नजर नहीं आता, क्योंकि डेमोक्रेट्स नहीं चाहेंगे कि वो अपने हाथ बांध के जो है वो रिपब्लिकन्स के हवाले कर दें। लेकिन इसका एक पैगाम बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो जरूर आता है। न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को, वो पूरा बिल मैंने पढ़ा है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का नाम 3 दफा लिया गया है। पैगाम वो चीन को भी दे रहे हैं, पैगाम वो रूस को भी दे रहे हैं, और पैगाम वो तालिबान को भी दे रहे हैं कि अपने अपने रास्ते जो हैं वो अमेरिका के मुताबिक कर लें, वरना किसी किस्म की सजा दी जाएगी। तो अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी तारीखी तौर पे रही है वो उसको कहते हैं कैरेट्स एंड स्टिक्स, या तो आपको गाजरें खिलाता है और या फिर आपको छड़ी दिखाता है, उस रास्ते पे चलने के लिए जो अमेरिका समझता है कि उसके कौमी मफाद में है। अच्छा, ये भी बताइएगा, फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, और वही बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने बयान में की थी कि महंगाई जल्द अज जल्द कम हो जाएगी, और ये खुशखबरी भी वज़ीर-ए-आज़म ने दी है। बताइएगा, ये खुशखबरी आवाम के लिए आप समझते हैं कि कब और कैसे और किस तरह पूरी होगी आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि जो मई का महीना था और आज के दिन तक रुपया बहुत ही तेजी से गिरा है। तकरीबन 21-22 रुपए हर डॉलर के ऊपर वो गिर गया है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 15% सिर्फ 3 महीनों में, 4 महीनों में वो गिर गया है। अगर आप एक नज़र दौड़ाएं कि हम क्या क्या चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, उन सब की चीज़ कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों की चीजें बढ़ जाए, इन दोनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो आटे की कीमत बढ़ जाएगी। चीनी, कपास, खाद, मशीनरी, लोहा, स्टील, चाय तक इंपोर्ट हो रही है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब अशिया की जो कीमतें हैं, जिस तेजी से रुपया गिरा है, ये अगले चंद हफ्तों में उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। और मेरा खदशा है कि ये कंट्रोल से, हुकूमत के कंट्रोल से महंगाई का जिन जो है अभी तक तो वो बेकाबू है। अभी तक महंगाई का जिन जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से बेकाबू है, और आने वाले दिनों में, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का भी ये कहना है कि किस तरह महंगाई कम हो सकती है। उन्होंने चीज़ा कुछ चीज़ें बताई हैं कि इस तरह हो सकती हैं, लेकिन इस तरह होना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद, कि जो रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से बिल आया है, तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये कितनी अहम चीज़ है, और उस पर बात करेंगे। नईम लोधी, दिफाई तज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर साजिद हसन की जानिब से खुशामदीद। अमरीकी सेनेट ने पाकिस्तान मुखालिफ बिल जो है वो पेश किया है, और क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से ये बिल पेश किया गया है। तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ इस बिल में कार्रवाई का मुतालबा किया गया, और साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि इनका जो इलाका है पंजशेर, यहाँ पाकिस्तानी मुदाखलत के हवाले से पहले तहकीकात की जाएँ और अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने वाली रियासतों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफ पंजशेर में जो सूरत हाल थी इसमें पाकिस्तान की मुदाखलत अगर साबित होती है तो इस हवाले से कार्रवाई होगी, और दूसरी सूरत में अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने वाली रियासतों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इस बिल में मुतालबा किया गया है। याद रहे आपको कि यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वॉर और टेरर की जंग में पाकिस्तान एक भारी कीमत ऑलरेडी अदा कर चुका है, और वो दुनिया भर के सामने है, और पाकिस्तान इसका हर फोरम पर इजहार ख्याल भी करता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, अफगानिस्तान की सूरत हाल को काफ़ी करीब से देखते हैं। नईम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अमरीकी सेनेट में जो ये बिल पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो ये बात है कि ये रिपब्लिकन्स ने बिल पेश किया है जो कि ऑपोजिशन है अमेरिका में, और अभी ये बिल की शक्ल में है, लेकिन उसके मंदरजात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि पता लगाया जाए कि किन किन मुल्कों ने और किन लोगों ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, और उसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया है कि जैसे पहले से ही साबित हो गया है कि पाकिस्तान ने किया है, तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप समझें कि किस्म का इल्जाम लगाने की कोशिश की है। एक तो ये है कि इसके ऊपर काफ़ी बहस तमीज़ होगी, और मेरा ख्याल है हुकूमत शायद जो अमेरिकन हुकूमत है इसको पास ना होने दे, वो कि बराबर है सेनेट में इन दोनों के जो वोट हैं, लेकिन नैन मुमकिन है कि ये पास ना हो। लेकिन अगर पास हो भी जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में फिर काफ़ी टाइम लगेगा। उस वक्त तक क्या शक्ल बनती है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, ये देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी करे, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि वो जो भी इसके मुमकिन फॉल बैक हो सकते हैं, फॉल आउट्स हो सकते हैं, उनके मतलब वो अपने अभी से पेशबंदी करे। और साफ ज़ाहिर है कि इसमें इस किस्म की चीज़ों का इम्कान है, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस या और किसी किस्म की सैंक्शंस, तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाने चाहिए, और ख़ासकर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई इस किस्म का मामला है तो वहाँ पे वीटो करने के लिए हमें चीन और रूस से राब्ते कायम करने चाहिए और पेशबंदी पूरी करनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, असल में मामला कोई और है। जी, असल में मामला कोई और नज़र आता है, और आपने ये मशवरा भी दिया पाकिस्तान को कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे राब्ता आगे बढ़ाए और इस हवाले से कोशिशें भी करें। खारजा महाज जो है इस पर पाकिस्तान आपकी नज़र में आप समझते हैं कि दुरुस्त समत और गामज़िन है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी अमेरिका का दौरा करके वापस आए हैं, और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी काफ़ी इक़दामात नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में खारजा महाज पर पाकिस्तान सही जा रहा है, दुरुस्त समत है इसकी? जी, मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है। असल में एक ज़माना था कि दुनिया सिर्फ अमेरिका था, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी। अब चूंकि वो मल्टीपोलर की तरफ जा रही है और शिफ्ट हो रही है, भी मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हुई नहीं है लेकिन हो रही है, और काफ़ी शिफ्ट हो चुकी है। तो अब जब हम कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त जा रही है या नहीं जा रही, तो मैं ये समझता हूँ, देखें दो पोल्स बाकायदा बन चुके हैं, एक रशिया और चाइना का मिलाकर है, और साथ उनके एक ममालिक हैं कुछ, और ये एक रूस, अमेरिका और उसके कुछ वेस्टर्न एलाइज हैं। तो हमारे लिए शायद दोनों में बैलेंस रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने बहुत कोशिश की है, अभी भी कोशिश हमारी जारी है। तो अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे हमसे नाराज़ हो गया, गो के नाराज़गी के क्राइन मौजूद हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, रूस के साथ बेहतर हो रहे हैं, तुर्की ईरान के साथ कोई बेहतरी आ रही है, अफगानिस्तान में हालात अच्छे हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कोई साउथ अमेरिकन ममालिक भी हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बुरे नहीं है, अफ्रीकन ममालिक भी हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमारी खारजा पॉलिसी मेरा ख्याल है कि दुरुस्त सिमत में जा रही है, और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि हमारी सिमत जो और भी दुरुस्त हो जाएगी अगर किसी
किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी सिमत जो है वो दुरुस्त है और आने वाले दिनों में ये सिमत आप कह रहे हैं कि मजीद भी दुरुस्त हो जाएगी और टारगेट पर आ जाएगी। सीपैक की अगर नईम साहब बात करें, हम कहा यह जाता है कि सीपैक जो है इसके ऊपर काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, इसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और साथ साथ चीन को भी हो रहा है। अगर ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे और एक इनकलाब कहा जाता है कि वो आ सकता है। सीपैक पर पाकिस्तान की जो रफ्तार है, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त समत पर गामजन है या इसको सुस्त कहेंगे आप इस रफ्तार को? इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि बिल्कुल नुकसानदेह साबित होगी, बल्कि इसके एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये सुस्त रवि जो है हमारे अपने करने की वजह है या कोई चीन की तरफ से इसमें ऐसी बात है, तो मुझे मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या ये अमेरिका और चाइना के पॉलिटिक्स में हम फंस गए हैं या अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से इसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसमें मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि पार्लियामेंट को भी हम एतमाद में लें, पाकिस्तानी लोगों को भी सही बात से आगाह करें, क्योंकि मुझे भी सही अंदाज़ा नहीं है कि वाकई स्लो हुई है या नहीं स्लो हुई है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ऐसे लगता है कि कुछ चाइनीज़ कंपनी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है हमसे, तो उसका पता लगाने की ज़रूरत है। फिर मेरा ख्याल है कि हमने जो IPP के सिलसिले में चाइना से इसको रिव्यू करने की बातचीत की थी, शायद चाइना उस पर थोड़ी सी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने, लेकिन चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बुनियादी हैं और इतने गहरे हैं कि मेरा ख्याल छोटी मोटी जो खफगी है इसको ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। और अगर 2-3 जो हमारी चीज़ें हैं, नंबर 1 चाइना के साथ दोस्ती, नंबर 2 अफगानिस्तान में अमन और नंबर 3 सीपैक, इस पर हमें किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे अमेरिका नाराज़ हो या खुश हो। सीपैक की रफ्तार को बढ़ाया जाए तो चीन से ताल्लुकात वैसे भी नईम साहब बहाल हो जाएंगे और मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपने ये वाली अहम बात की कि दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं इनको दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल की अगर हम बात करें तो UN की जानिब से $30 करोड़ से ज़ायद की इमदाद मंजूर की गई है। अफगानिस्तान में चीन और रूस का क्या किरदार हो सकता है और अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियों की बात हो रही है, इस पर मुकम्मल तौर पर हम बात करेंगे। अरशद यूसुफजई माहिर अफगान उमूर हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल की बात करेंगे। आलमी खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे कि किस तरफ ये तालिबान की हुकूमत जारी है, क्या आया हालात दुरुस्त जानिब जा रहे हैं या मज़ीद ख़राब हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ दुरुस्त साबित होते हैं तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हालात मज़ीद बेहतर हों, इस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। अरशद यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर अफगान उमूर और सीनियर तजिया कार भी हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल को काफ़ी गहराई से देखते हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्या अफगानिस्तान में तालिबान अपने मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा यह है, क्योंकि मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है आने वाले दिनों में समत का तयन करने में। जी, तालिबान ने जितने भी मुआहदे किए हैं उनमें चंद पर तो मुकम्मल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम उसमें एक बात करें, अपने वतन को या अपनी मिट्टी को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने देने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि तालिबान ने अब तक इस बात को रोका हुआ है कि वहाँ से TTP या दाइश या कोई और पाकिस्तान या ईरान में या किसी और मुल्क में अपनी कार्रवाइयाँ करें। उसके अलावा जो तालिबान ने बात की थी कि ख़वातीन को या लड़कियों को तालीम फराहम की जाएगी, तो उस पर भी वो एक हद तक तो वो काम शुरू कर चुके हैं, बल्कि करते आ रहे हैं। अलबत्ता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के मामले में बहुत मसले बन रहे हैं और ये मसले एक्सपेक्टेड थे, इसलिए कि तालिबान में 2 किस्म के अब लोग हैं। एक ये कि वो थोड़े लीनियंट हो गए हैं, उनकी जो सोच है वो नरम है और वो समझते हैं कि ख़वातीन को भी मुकम्मल हक़ हासिल है कि वो तालीम हासिल करें, मगरचे वो शरीयत के मुताबिक कहना चाहते हैं कि इसमें पर्दा हो, सेग्रीगेटेड सिस्टम हो। लेकिन दूसरे जो एक है उनमें दूसरा तबका जो है, जिनकी मेजॉरिटी है, वो समझते हैं कि ख़वातीन को कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की तालीम वगैरह हासिल करने की
और यूनिवर्सिटीज़ में जाना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फिर यही सोच जो है आगे चलकर ख़वातीन के काम करने पर भी है। तो अक्सरियत ये समझते हैं कि ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत ही नहीं या उनको कोई हक़ नहीं इस तरह। इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं तो उसमें भी अफ़गानिस्तान में तालिबान चाह रहे हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, लेकिन एक बात वो और उनके जो एल्डर्स हैं, जो तालिबान के मशरान हैं या एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो ये कहते आ रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने की बातें नहीं हैं, ये कम से कम 3 से 6 महीने उनको चाहिए कि अपने आप को तोलें, अपने काम को तोलें और फिर उसके बाद लेकर जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए उन पर वो प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और वो एक दूसरा जो मसला इसमें बयान कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं कि अफ़गानिस्तान के पास, उनकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं और उनके जो फंड्स हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। तो वो तालिबान कहते हैं कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो पैसों की कमी की वजह से हम बहुत से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अर्शद साहब, आपने आखिर में जो बात की है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये इंतहाई अहम है और इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए यकीनी तौर पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हाल ही में UNO ने इमदाद की मद में $30 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो मुख्तस की है अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये रकम आप समझते हैं कि काफ़ी होगी या आलमी दुनिया को मज़ीद इमदाद भी करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? जी, तालिबान के जितने भी सरबराहान हैं और उनकी मुलाकातें जो हो रही हैं पिछले 1 महीने से यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ नुमाइंदों से और यूनाइटेड नेशंस या दूसरे जो इंसानी हकूक़ के और इंसानियत के लिए काम करने वाले इदारे हैं उनके सरबराहान से, तो ये डिमांड वो हमेशा रखते आए हैं कि अफ़गानिस्तान को फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। तो जब यूनाइटेड नेशंस ने 13 सितंबर को एक अपील की थी जनीवा में, $606 मिलियन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो प्लेज करेंगे और उसमें $1.2 बिलियन प्लेज किए इंटरनेशनल कम्युनिटी के कि हम अफ़गानिस्तान को अगले 4 महीने के लिए यानी सितंबर से दिसंबर के एंड तक के लिए हम ये प्रोवाइड करेंगे। मगर तालिबान समझते हैं कि ये इमदाद फिर भी कम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जितने भी हुकूमती एहलकार हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो या जिस भी इदारे में हो, उनको 4 से लेकर 6 महीने तक सैलरीज नहीं दी गई और ये तालिबान को विरासत में मिली है। जिस तरह पिछली हुकूमतों का लोग कहते हैं तो तालिबान भी ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने ये पैसे अदा नहीं किए। इसके अलावा और जो काम उनके पेंडिंग है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जिस पर काम जारी था और वो ख़त्म हो गया, तो उसका भी वो गिला कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ये इमदाद मिलती है तो तालिबान कम से कम ये कर सकेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, खुराक की कमी आ रही है, या जो बच्चे खासकर स्टंटिंग से और खुराक की कमी से वो ख़राब हो रहे हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, वो कम से कम वो कंट्रोल करने में बड़ी मदद करेगी अफ़गानिस्तान की। लेकिन ये पैसे इनको हुकूमत को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरे नहीं होंगे। काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है अफ़गान हुकूमत को और इस हवाले से इक़दाम जो होते हैं वो कम इक़दाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। रूस और चीन की अर्शद साहब अगर बात की जाए तो ये काफ़ी अफ़गानिस्तान से करीबी ममालिक हैं और काफ़ी फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये ममालिक आगे आएंगे और इनका एक अहम किरदार होगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में? जी देखिए, चाइना और रशिया दोनों बड़े पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात को बदलता हुआ देख रहे हैं और वो खुशियां कोई नहीं मना रहे, बल्कि वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला है अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, वहाँ पर ताल्लुकात को अपने मज़ीद मुस्तहकम करने का। और इसकी एक मिसाल मिलती है कि कल रात को 2 जहाज़ चाइना से गए, एक जहाज़ पहुँचा, उसमें 2 मुख्तलिफ कंसाइनमेंट्स गई हैं इमदादी अशिया लेकर, कंबल और जैकेट्स वगैरह लेकर सर्दियों के लिए। तो चाइना अपने एतबार को, ट्रस्ट को मज़ीद बढ़ा रहा है और वो समझते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में उनके फेवरेबल हुकूमत एक आई है जो उनको सपोर्ट देगी, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करेगी। और दोनों ममालिक चाहते हैं कि इस तरह करें, अफ़गानिस्तान में तरक्की में वो सबसे आगे हों। मसला अब ये है कि अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे और जब तक वो अफ़गानिस्तान के अंदर आकर अपनी कार्रवाई
ह्यूमैनिटेरियन काम या जो भी डेवलपमेंटल काम है शुरू नहीं करेंगे तो चाइना और रशिया दोनों ये समझेंगे कि ये एक कोल्ड वार है, एक सर्द जंग है, और वहाँ पर फिर उन दोनों ममालिक का रहना तो होगा लेकिन उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना वो चाहेंगे कि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक आएँ और अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस सूरत में अमेरिकी और यूरोपियन तो होंगे अफ़गानिस्तान में, वो काम भी करेंगे लेकिन फिर भी पलड़ा जो होगा वो चाइना का बारी होगा और रशिया का बारी होगा। बिल्कुल कहा आपने अरशद यूसुफजई साहब के फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए रूस और चीन का किरदार तो अहम हो सकता है, लेकिन जब तक दीगर ममालिक जो हैं, आलमी ममालिक जो हैं, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक अफ़गानिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो बज़ाहिर तौर पर हल होती हुई नज़र नहीं आएंगी। अरशद यूसुफजई साहब माहिर अफ़गान उमूर और तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें बता रहे थे कि किस तरह यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।